नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तैयार हो जाइए आप लोग। स्क्रीन पे आपके पहला क्वेश्चन है आपका, और ये प्रैक्टिस सेट टीजीटी, पीजीटी और ये आपका जूनियर एडेड है जिसका, और एलटी का जितना भी ये हिंदी का टीजीटी लेवल का पेपर है, मतलब सब में ये काम आएगा आपका। टीजीटी, पीजीटी हो गया, और कुछ क्वेश्चन नेट के भी समझ लीजिए आप। तो बढ़िया बेहतरीन तैयारी करिए और प्रैक्टिस सेट पर डे लगाइए। ज़्यादा डिटेल वाली वीडियो देखने के लिए आप 6 बजे वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलो लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, अब लो नसानी अब ना नसई हूँ किसकी काव्य पंक्ति है? आंसर देंगे आप लोग फटाफट। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी रहीम, डी रसखान। तो बताएंगे एक का कौन सा हो जाएगा भैया? तो एक का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, तुलसीदास। किसने कहा? तुलसीदास। तो तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? आप लोग आंसर देंगे। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि थे। तुलसीदास को नाभादास ने भक्ति काल का सुमेरु कहा। इसे पूछ लेगा कि भक्ति काल का सुमेरु किसने कहा, भक्ति काल का सुमेरु किसे कहा जाता है? तो आपको लगाना क्या है? तुलसीदास को। काल काल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। और ये सब किसने कहा? नाभादास ने। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ब्रजभाषा काव्य की बृहत्तरई में किसे शामिल नहीं किया जाता? भारतेंदु, बी रत्नाकर, सी सत्यनारायण कविरत्न, डी रामचरित उपाध्याय। तो दूसरा का आंसर बताएंगे कि कौन सा हो जाएगा। तो दूसरा का आपका डी हो जाएगा, रामचरित्र उपाध्याय। अब लिख लीजिएगा, पूछ सकता है कि रामचरित्र उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ? तो गाजीपुर में हुआ। त्रयी में शामिल नहीं किया गया है इनको। तो शामिल कौन कौन है आपके? तो आपको पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रत्नाकर, सत्यनारायण कवि रत्न। हम बता देते हैं आपको भैया कि अगर बृहत्तरई में इस बार तो नहीं पूछा गया, हो सकता है कभी पूछ ले निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो जब आपको तीनों नाम पता रहेगा तब तो लगा देंगे। अच्छा, जिसको बृहत्तरई का अर्थ ना पता हो, बृहत माने बड़ी बड़ी रचनाओं का, त्रयी माने समूह, 3 रचनाओं का, बड़ी बड़ी 3 रचनाओं का समूह होता है। त्रयी माने 3 रचना। तो इसमें आपके भारतेंदु, रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न शामिल हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लगाते रहिए प्रैक्टिस सेट। गीत फरोश नाम से अपना प्रथम काव्य संग्रह किसने रचा है? गिरजा कुमार माथुर ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, धर्मवीर भारती ने। तो तीसरा का आपका बी हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र ने। तो भवानी प्रसाद मिश्र पूछेगा कि कवि कौन हैं? तो प्रयोगवादी कवि हैं। इनके काव्य संग्रह में गीत फरोश है, जो कब लिखा गया? 1956 में इनका प्रथम काव्य संग्रह है। आगे इनका और कौन कौन है लिख लीजिए आप लोग। गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख तथा अनाम तुम आ जाते। अगला देखेंगे, ये इसलिए इस पे स्क्रीन पे नहीं लिखा जा रहा कि आप लोग अभी लिखा जाएगा तो देर लगेगी। इससे बढ़िया आप लोग सुनिए तो झनाझन कापी पे लिखते चलिए, ताकि इससे बनने वाला सारा क्वेश्चन आपका सही हो जाए। 4 डग हमने भरा तो क्या किया? निम्नलिखित में से यह काव्य पंक्ति किसकी है? हरिऔध की, मैथिली शरण गुप्त की, महादेवी वर्मा की, डी निराला की। तो 4 का आपका ए सही हो जाएगा, हरिऔध की है। तो 4 का अयोध्या सिंह हरिऔध जी किस युग के कवि थे? तो द्विवेदी युग के कवि थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 25 अप्रैल 1865 में आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद में हुआ था। इनकी रचनाएं लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। रस कलश हैं, चोखे चौपदे हैं, चुभते चौपदे हैं, प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है तथा पारिजात इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, प्रताप नारायण मिश्र ने निम्नलिखित निबंधों में से किसे लिखा है? बात को लिखा, बी भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, सी महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, डी आपका श्रद्धा। तो बात, इन्होंने बात नामक निबंध की रचना की। निबंध
प्रताप नारायण मिश्र ने निम्नलिखित में से निबंधों में से किसे लिखा? तो प्रताप नारायण मिश्र ने बात लिखा। इनका जन्म कहाँ हुआ था मिश्र जी का? तो उन्नाव जिले में 1885 में हुआ। इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका, मासिक पत्रिका का संपादन, फिर आपको बता दे रहे ब्राह्मण याद कर लीजिए। दांत, बुढ़ापा तथा भौं इनके प्रमुख निबंध हैं। फिर से नोट कर लीजिए आप लोग कापी में। कापी कलम भैया जरूर लिख कर बैठिएगा ताकि आप लोग लिख सकें। दांत है आपका, दांत, बुढ़ापा है, नोट करते चलिए, बुढ़ापा है, और भौं इनका प्रमुख निबंध है। इन्होंने हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया था। पूछा गया कई बार ये कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया भैया? तो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो बताना, पदावली के आधार पर, कीर्ति पताका के आधार पर, कीर्ति लता के आधार पर, डी उपयुक्त सभी के आधार पर। तो 6 का बताएंगे तो 6 का पदावली के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि जिस रचना के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहलाए, इनका नाम पदावली, अर्थात किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने अपने समय में प्रचलित मैथिली भाषा का ही प्रयोग किया। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं और इनकी रचनाओं में जो नायक नायिका कहा जाता है वो राधा कृष्ण हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 7। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। साहित्य की महत्ता, आचरण की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि, बंजारा मन। तो 7 का कौन सा हो जाएगा आपका? 7 का बी हो जाएगा, आचरण की सभ्यता। तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म कब हुआ था? 17 फरवरी 1821 को पाकिस्तान के एबटाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनकी ख्याति जो है निबंधकार के रूप में हुई है। इन्होंने मजदूरी और प्रेम तथा आचरण की सभ्यता इनकी मेन रचना है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोत किस कवि द्वारा रचित श्लोक का आंसर बताइएगा। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोत किस कवि द्वारा रचित श्लोक का आंसर? तो वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, जयदेव। तो 8 का कौन सा हो जाएगा? 8 का आपका सी हो जाएगा, तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में दो बार बातें आ चुकी। तुलसीदास ने अपने साहित्य को क्या कहा था? स्वांताय सुखाय कहा। वह लिखते हैं तुलसीदास जी, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक, क्योंकि समय एक शब्द है, और विश्व मिथक, सरित सागर। तो 9 का आपका कौन सा हो जाएगा? 9 का बताएंगे फटाफट। 9 का आपका हो जाएगा डी, विश्व मिथक करित सागर। तो ये 2017 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को उनकी साहित्यिक समालोचना विश्व मिथक सरित सागर पर प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लघु मानव की धारणा किस प्रवृत्तिगत विशेषता है? बताना, नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद और छायावाद। 10 का हो जाएगा आपका ए, नई कविता। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नागेंद्र ने, प्रसाद ने, डी अज्ञे ने। तो 11 का फटाफट आंसर देंगे। 11 का ये हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मनुष्य की सर्वोत्तम कृत साहित्य शीर्षक निबंध में उपयुक्त कथन कहते हैं। किसमें कहते हैं भैया? तो नोट कर लीजिए, साहित्य शीर्षक निबंध में। साहित्य है एक इनका निबंध, उसी में ये लाइन उन्होंने कहा था। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोग।
ध्यान से लगाइएगा, ईमानदारी से। ईमानदारी कहने का मतलब इसमें बेईमानी की बात नहीं है। ईमानदारी का मतलब आप लोग जब आँखों से देख ही रहे हैं तो ऐसा कॉन्सेप्ट बना लीजिए और कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये नहीं कि पढ़ तो आप रहे हैं प्रैक्टिस सेट और मन कहीं और लगा है, तो वो ईमानदारी थोड़े हुई, वो तो बेईमानी हुआ। नेट के साथ भी अपने साथ भी कि नेट फालतू जा रहा है और आप लोग बैठ के दूसरा काम कर रहे हैं ना। तो बढ़िया, जितनी देर आप 10 मिनट इसको पार्ट वाइज देखिए, 20 मिनट 30 मिनट, लेकिन सही से, जितनी देर देखिए सही से देखिए। 12वां क्वेश्चन, अब समांतर कहानी के प्रवर्तक बताना। तो समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर जी हैं। कौन है? कमलेश्वर। 1972 ईस्वी में कमलेश्वर ने समांतर कहानी का आंदोलन बनाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया था। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? तो ये कमलेश्वर जी हैं। खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक, ये सभी रचनाएं किसकी है भैया? तो ये सभी रचनाएं आपकी कमलेश्वर की हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक हैं शिव सहाय पाठक हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, वासुदेव शरण गुरुवार हैं, डी रामचंद्र शुक्ल हैं। तो 13 का कौन सा हो जाएगा? जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक विजय देव नारायण शाही हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तीसरे सप्तक के चर्चित प्रयोगवादी कवि हैं। इनकी जो रचना है लिख लीजिएगा। कविता संग्रह मतलब मछली घर है, साखी है, संवाद तुमसे, आवाज़ हमारी जाएगी, इनके कविता संग्रह हैं। और आलोचना एवं नई कविता पत्रिकाओं के संपादक मंडल में ये शामिल भी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी भाषा की मासिक पत्रिका वागर्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? कलकत्ता से, नई दिल्ली से, मुंबई से, चंडीगढ़ से। तो बताना कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कलकत्ता से होती है। कहाँ से? कलकत्ता। ए ऑप्शन आपका सही है। ये 1995 से शुरू हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से। यह एक कैसी पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है। प्रारंभ में इसके संपादन रविंद्र कालिया, ममता कालिया, प्रभाकर श्रोत्रिय थे। वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो शंभुनाथ और डॉक्टर कुसुम खेमानी हैं। वस्तुतः यह साहित्य संस्कृत की मासिक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? बताएंगे। निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। तो 15 का कौन सा हो जाएगा? तो 15 का हो जाएगा डी मध्वाचार्य। तो लिख लेना कि जो निम्बकाचार्य हैं, आगे लिख लेना आप लोग, शंकराचार्य। सबका आप लोग एक काम करिएगा, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। बताना। शालिभद्र सूरी, आशगु, नरपति नल्लाह, दलपति विजय। तो 16 का फटाफट आंसर देंगे आप लोग। 16 का ए हो जाएगा। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन हैं? शालिभद्र सूरी। अपभ्रंश रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है। मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना किसने की थी? तो शालिभद्र सूरी ने। शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरित की भी रचना की थी। 2 रचनाओं का नाम बता दिए, एक भरतेश्वर बाहुबली और एक पंच पांडव चरित्र। तो अब जब भरतेश्वर बाहुबली आएगा तभी आप लगा देना शालिभद्र सूरी। अगला, बेहतरीन तैयारी के लिए पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी होता है। तो जो प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन आपको माता मास्टर प्रकाश क्लासेस प्रतिदिन प्रोवाइड कराएगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो देखेंगे, वीरता जब भागती है, बहुत सुंदर पंक्ति है, देखिएगा। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? बताना। बहुत बेहतरीन मोटिवेशन लाइन है ये। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो 17 का बताएंगे आप कौन सा हो जाएगा? तो ये ध्रुव स्वामिनी का है। 17 का डी। यह पंक्ति जयशंकर द्वारा कृत ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस अंक से है?
तो प्रथम अंक की है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के बहुत बार पात्र भी पूछा जाता है, तो इनके पात्र का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य मिहिरदेव तथा सकराज हैं। ये आप ध्रुव स्वामिनी के पात्रों को जरूर याद कर लीजिएगा। नहीं लिख पा रहे हैं तो समझ में तो आ रहा है, समझ में आएगा तो जब PDF इसका प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को, उसमें आपको पूरी डिटेल रहेगी, आप लोग याद कर लीजिए। बढ़िया, एक बार सुन लीजिए बस। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? किससे? नकेनवाद से। तो बताएंगे केसरी कुमार हैं, केदारनाथ सिंह हैं, नरेश मेहता हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं। तो बताना कौन हो जाएगा? 18 का ए हो जाएंगे केसरी कुमार। वीडियो को शेयर भी करिए, आगे बढ़ाते रहिए। तो प्रयोगवाद के भीतर ही प्रपद्यवाद या नकेनवाद भी पनपा, लेकिन वह प्रयोगवाद की एक छोटी शाखा मात्र बनकर रह गई। नकेनवाद बिहार में प्रचलित हुआ। कहाँ भैया? बिहार में। नकेन नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश के नामों के प्रथम अक्षर से बना है। समझ में आ गया ना कि ना माने क्या होता है? नलिन बिलोचन, का माने होता है, के माने होता है केसरी कुमार, और ना माने होता है नरेश। इन तीनों व्यक्तियों के नाम से नकेन बना। नकेनवादी तीनों कवियों ने प्रयोग 10 सूत्री में प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता में अंतर स्पष्ट किया। बस बहुत होगा तो पूछ लेगा कि नकेन जो है, नकेन में ना का क्या मतलब है, के का क्या मतलब है, ना का क्या मतलब, 2 बार आया है ना। तो ये सब नलिन एक बार ना का नाम है, एक बार नरेश, के माने होता है केसरी। याद कर लीजिए बस, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा आपका। देखिएगा कौन सा कवि, तो जो ट्रिक्स याद किए होंगे ना, नरेश मेहता लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें केसरी कुमार सही है। क्वेश्चन नंबर 19। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? बताना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा, और डी ऑप्शन आपका यशपाल। तो 19 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा? 19 का ए हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यह उपन्यास अज्ञेय के उन उपन्यासों से भिन्न प्रकृति की रचना है। इस उपन्यास में क्या है? तो यथार्थ बोध के वैयक्तिक पक्ष की प्रधानता है। इस रचना को कुछ विद्वानों ने अस्तित्व चेतना का उपन्यास भी माना है। और अज्ञेय ने इसकी रचना 2 पात्रों में की, जो योग्य और सेल्मा। लिख देते हैं माध्यम से की है इसकी रचना। कौन कौन है? योग्य हैं, और कौन है भैया? ओल्मा है। कौन है? योग्य और ओल्मा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये नोट करते चलिएगा भैया, क्योंकि ये इर्द गिर्द इससे पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपको सब याद हो जाएगा। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? बताइएगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी पंडित राम नरेश त्रिपाठी। तो 20 का आंसर आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो 20 का आपका हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा कवि सत्सईकार है? केशवदास, पद्माकर, सी सियाराम शरण गुप्त, डी वियोगी हरि। तो 21 का बताएंगे आपका कौन सा हो जाएगा? तो 21 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, वियोगी हरि। नोट कर लीजिए इनके बारे में, कहाँ के निवासी थे? तो ये छतरपुर मध्य प्रदेश। इनका जन्म कब हुआ था? 1896 में। इनका वास्तविक नाम बहुत बार पूछा गया है, तो इनका वास्तविक नाम कौन है, मतलब क्या है? तो हरिप्रसाद द्विवेदी है। ये किस भाषा के प्रमुख कवि हैं? तो ब्रज भाषा के प्रमुख कवि है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी मैथिली शरण गुप्त, डी श्रीधर पाठक। तो 22 का कौन सा हो जाएगा? तो एक भारतीय आत्मा के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी।
पुष्प की अभिलाषा भी बहुत बार पूछा गया, ये भी इनकी रचना है। ये कर्मवीर राष्ट्रीय दैनिक के संपादक थे, ये भी पूछा गया है कि ये जो दैनिक समाचार पत्र है कर्मवीर, इसके संपादक कौन हैं, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र, निर्मल वर्मा। तो 23 का कौन सा हो जाएगा? गिरिराज किशोर हैं। कौन है? गिरिराज किशोर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यह नाम है अष्टछाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, चिंत्य संप्रदाय। तो 24 का बताएंगे, सखी हरि संप्रदाय को अन्य नाम से जो पुकारा जाता है वो क्या है? सखी संप्रदाय। कौन सा है भैया? सखी संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक पूछ लिया जाए तो असाधीर हैं, नामकृष्ण भक्त को माना जाता है। कुछ विद्वान इसके संस्थापक स्वामी हरदास को भी मानते हैं, इसी कारण इसका दूसरा नाम हरिदास संप्रदाय भी है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं, तो बताना। शिव सिंह सरोज हैं, मिश्र बंधु हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास हैं। तो 25 का कौन सा हो जाएगा? बी, मिश्र बंधु हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण दृष्टि से 20वीं सदी का प्रथम चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में जिन विद्वानों ने सक्रिय भूमिका निभाई उसमें मिश्रबंध, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र का नाम सर्वोपरि है। हिंदी नवरत्न तथा मिश्र बंधु की रचना है। अगला देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? आत्मकथा, रिपोर्टाज, सी संस्मरण, डी जीवनी। तो कौन सा हो जाएगा 26 का आपका? तो बताएंगे, फटाफट आंसर देंगे। 26 का डी जीवनी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम बताइए। ए सुमित्रा नंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। तो 27 का कौन सा हो जाएगा? तो 27 का आपका हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस निबंध का अंश है? बताइएगा। श्रद्धा और भक्ति का, मानस की धर्म भूमि का, सी लोभ और प्रीति का, डी कविता क्या है? तो 28 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग। 28 का आपका हो जाएगा मानस की धर्म भूमि। तो धर्म के रसात्मक अनुभूति का नाम क्या है भैया? तो भक्ति होता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध मानस की धर्मभूमि से लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह और भी हैं जिनका आप लोग नाम नोट कर लीजिए। विचार बीथी, काव्य में अभिव्यंजनावाद, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2। ये कई बार पूछा गया कि चिंतामणि भाग 1 कब प्रकाशित हुआ, भाग 2 कब प्रकाशित हुआ, भाग 3, तो इसको भी नोट आप लोग करते चलिए। भाग 1 जो है भैया 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, भाग 2 जो है 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 3 में प्रकाशित हुआ, भाग 3 1983 में। चिंतामणि भाग 4 जो है 2002 में प्रकाशित हुआ। जब पूछ लिया जाए चिंतामणि के बारे में तब भी आप लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला आपका रस मीमांसा भी है जो 1949 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 29, भविष्यति कहा किसकी रचना है? राम सिंह की, बी देवसेन की, सी धनपाल की, डी पुष्पदंत की। तो 29 का कौन सा हो जाएगा? तो 29 का सी हो जाएगा धनपाल की। तो इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। धनपाल किस भाषा के कवि थे? तो भ्रंश के प्रमुख कवि थे। यह पूछी गई है यह कैसी कथा है? तो यह एक वणिक कथा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो 30 का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा?
30 का सी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला देखेंगे 30 हो गया। 31 आपका 31 बताएंगे आप लोग। रीतिबद्ध कवि देव हैं, अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी, रसवादी। तो 31 का कौन सा हो जाएगा भैया? डी, रसवादी हैं। रीतिबद्ध कवि देव रसवादी हैं। इन्होंने श्रृंगार रस को मूल रस मानते हुए भूल कहत नवरस सुकविल सकल मूल श्रृंगार। देव के और जो काव्य ग्रंथ हैं उनका भी आप नाम नोट करते चलिए। शब्द रसायन है, और नोट करिएगा, भाव विलास है, भवानी विलास है, तथा शुद्ध सागर तरंग है। देव की उक्ति जो है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। ये भी कई बार पूछा गया है कि बताइएगा कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अध्यम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, छल नामक संचारी भाव, देन की ही देव की ही देन है। ये कई चीजें हैं जो आप देव के बारे में नोट कर लीजिएगा, तो आपका इससे बनने वाला क्वेश्चन कोई आपका फंसेगा तो फिर इससे बाहर नहीं आएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो बताना गीत गोविंद के रचयिता आपके जयदेव हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, अष्ट निम्नलिखित में से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। अब एक कवि अष्टछाप, अष्टछाप का मतलब इसमें 8 कवि हैं, तो जब आपको 8 कवि याद हैं तो आप आराम से अष्टछाप कवियों का नाम तो लिख लीजिएगा क्रम से। इनका नाम सूरदास हैं, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये सब सूरदास के हैं। और गोस्वामी विठलनाथ के हैं, गोविंद स्वामी, नंददास, छेत स्वामी और चतुर्बुद्ध दास। तो अब बताना भैया कि 33 का कौन सा नहीं है? तो बताएंगे 33 का डी नहीं है। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 34, बीसल देव रासों के रचयिता हैं, चंद्रवरदाई हैं, बी जगनिक हैं, सी नरपति नाला हैं, डी स्वयंभू हैं। तो 34 का कौन सा हो जाएगा? 34 का कौन सा हो जाएगा? बीसल देव रासों के रचयिता तो नरपति नाल्हा हैं। कौन है? नरपति नाल्हा हैं। बीसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसल देव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन जो है वो सबसे पहले मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 35, कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम? विद्यापति, रामानंद, सूरदास, विष्णुदास। तो 35 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? 35 का ए हो जाएगा, कीर्तिपति के रचनाकार विद्यापति हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो 36 का ज्योतिपुंज हिमालय है, बी ऑप्शन ज्योतिपुंज हिमालय। और लिखिएगा यमुना गंगा के नैहर में, हंसते हंसते निर्झर दहकती भट्ठी, अभियान और यात्राएं तथा हिम शिखरों की छाया। विष्णु प्रभाकर के ये 5 वृत्तांत हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया पात्र है? बताना जयशंकर प्रसाद के ये कार्नेलिया पात्र कौन है? तो यूनानी शासक सेलुकस की पुत्री है कार्नेलिया, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त से प्रेम करती हैं। उसका विवाह किससे होता है? चंद्रगुप्त से। तो ये किसका पार्ट है बताना है? तो 37 का आप लोग बताएंगे। 37 का भी हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त का पार्ट है, पात्र है मतलब ये कार्नेलिया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ ऋतकालीन नहीं है? हिम तरंगड़ी, बी रहस्यवाद, हिम तरंगड़ी, एक ही तरंगड़ी है, एक हिम तरंगड़ी है, और डी जगत विनोद है आपका। 38 का बताएंगे। 38 का आपका हो जाएगा सी हिम तरंगड़ी, ऋतकालिका नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। तो 39 का कौन सा हो जाएगा? ए नरेंद्र शर्मा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, ये सूची 1 है, सूची 2 को मिलान करिए, उसके बाद कूट दिया गया है, वही आप लोग लगाना है। तो 40 का देखिएगा, जूही की कली किसने लिखा है? तो बताना आप लोग कि जूही की कली किसने लिखा है? तो आपका जूही की कली जो है भैया वो निराला ने लिखा है। 1 का 4। बी का कौन सा हो जाएगा? नौका विहार किसने लिखा?
तो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा। सी आपका नदी के द्वीप किसने लिखा, तो नदी के द्वीप जो है अज्ञे जी ने लिखा, एक हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा भी एक बार आया था, तो माखनलाल चतुर्वेदी, मतलब कौन सा हो जाएगा 4 और दूसरे का 3 और फिर 1 2, 4 3 1 2 जहाँ होगा वही आपका सही है, मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, 4 3 2 1। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताइएगा। शांति प्रिय द्विवेदी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, अज्ञेय हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल है। फटाफट आंसर देंगे आप लोग। 41 का हो जाएगा भैया बी, रामधारी सिंह दिनकर हैं। 42 देखेंगे, ये भी है। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो बताना। चारुमित्रा रामकुमार वर्मा, एक घूंट जयशंकर प्रसाद, टूटते परवेश विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। तो 42 का कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आषाढ़ के एक दिन के लेखक सुरेंद्र वर्मा नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था, तो सौरसेनी से, पैशाची से, मागधी से, अर्धमागधी से। तो बताएंगे 43 का कौन सा सही हो जाएगा, 43 का ए सही हो जाएगा, सौरसेनी से। अगला देखेंगे 44। ब्रजबुल का संबंध है बंगाल से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। तो 44 का आपका हो जाएगा ए, बंगाल से। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। ब्रजभाषा, ढूढ़ारी, बुंदेली, बांगरू। तो 45 का ए हो जाएगा, ब्रजभाषा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है, बताइएगा आप लोग। पश्चिमी हिंदी से हुआ, राजस्थानी से हुआ, पूर्वी हिंदी से हुआ, डी बिहारी से हुआ। तो बताएंगे 46 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो 46 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी की, बिहारी की, पूर्वी हिंदी की। तो 47 का हो जाएगा आपका डी, पूर्वी छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। 48। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, बताएंगे। भीलवाड़ा को, दिल्ली की बोली को, वाराणसी की बोली को, डी सूरत की बोली को। तो 48 का भैया सी हो जाएगा, वाराणसी की बोली को काशिका कहा गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। अंगिका किस राज्य की बोली है, बंगाल की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, बिहार की। तो 49 का आपका हो जाएगा डी, अंगिका बिहार की बोली है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आए और ये ना क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर अधूरा है आपका हिंदी साहित्य। राजभाषा है, बी ऑप्शन आपका राष्ट्रभाषा है, सी लोकसभा है, डी संपर्क भाषा है। तो 50 का आपका ए हो जाएगा, राजभाषा है। पानी वानी पी लीजिए, अर्धशतक हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है, तो बताएंगे धारा 343 ए, धारा 343 2, धारा 333 A1, धारा 334 1। तो बताएंगे 51 का कौन सा हो जाएगा, तो धारा 343 1। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो 52 का आपका कौन सा हो जाएगा, 52 का डी, गुजरात हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। राम ध्यान मंजरी के रचयिता कौन हैं, तुलसीदास हैं, बी केशवदास हैं, सी स्वामी अग्रदास हैं, डी हृदय राम हैं। तो 53 का भैया बताएंगे आपका कौन सा हो जाएगा, 53 का सी स्वामी अग्रदास हैं। आगे वीडियो को शेयर भी करिए। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है, मिलन, सी स्वप्न, सी प्रतीक,
और डी आपका नहुसैं, तो 54 का आंसर देंगे आप लोग। 54 का हो जाएगा भैया डी। खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का मिलन स्वप्न पथिक है, लेकिन नहुस नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास हैं धूर्त रसिकलाल, श्यामा स्वप्न, निस्सहाय हिंदू, सब अजान एक सुजान। तो 55 का बताएंगे आप लोग आंसर कौन सा हो जाएगा। 55 का डी हो जाएगा, सब अजान एक सुजान। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की, राहुल सांस्कृत्यायन की, सी श्याम सुंदर दास की, डी रामविलास शर्मा की। तो 56 का आंसर फटाफट आप लोग बताएंगे। ए हो जाएगा भैया पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? अनोखा, अनल, अनुपम, अपूर्व। तो 57 का हो जाएगा बी, अनल हो जाएगा। अतुल का समानार्थी नहीं, अनल मीन्स आग होता है, लेकिन अनोखा, अनुपम, अपूर्व जो होता है ये अतुल के समानार्थी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक? अनेकार्थक का मतलब होता है एक शब्द लिख दिया जाए जिसके अनेक अर्थ निकल आए। तो साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। तो 58 का कौन सा हो जाएगा भैया? 58 का सी, अंबर हो जाएगा। अनेकार्थ, अंबर के आकाश भी होता है, अंबर में इस कपड़ा भी होता है। तो मतलब इसमें चार ऑप्शन में अंबर एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 59। कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलंकत हैं। देखिए कितने मस्त लाइन है, काका कितनी बार वर्ड आया है, और जहाँ कई बार एक ही एक अक्षर का वर्णन आए तो समझ लीजिएगा कौन सा है। देखिए कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में, कलित, कलीन, किलंकत हैं। अनुप्रास अलंकार होता है। रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाए। यमक में जहाँ दो शब्द आए और उनका अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार। श्लेष अलंकार में श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताना। मुदित मनोहर मानस देखा, यहाँ भी देखिएगा माँ की अनुवृत्ति होने के कारण यहाँ कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अनधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार। तो कौन सा हो जाएगा? 61 का ए हो जाएगा, अनाधिकार। याद कर लेना, अनाधिकार नहीं होगा भैया, अनाधि होता है, ना पे मात्रा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 62। कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो कथन है रामचरण दास का, नाभा दास का, रघुवीर दास का, हरिराम व्यास का। तो 62 का कौन सा हो जाएगा? 62 का बी हो जाएगा, नाभा दास का। क्वेश्चन नंबर 63। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबद्ध है? तो 63 का आपका हो जाएगा बी, कवितावली से संबद्ध है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। जहांगीर जसचंद्र का ये बहुत प्रसिद्ध रचना है और इसके सब लोग, इसका तो नॉर्मल ही क्वेश्चन है कि इसकी रचनाकार कौन है? केशवदास है, मध्यराम है, भूषण है, देव हैं। तो 64 का आप लोग आंसर बताएंगे। 64 का हो जाएगा ए, केशवदास जी हैं। 64 का ए हो जाएगा, केशवदास। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, प्रामाणिक। तो 65 का बताएंगे आपका कौन सा हो जाएगा? 65 का वर्तनी में बताना कि कौन सा वर्तनी अशुद्ध है। तो डी अशुद्ध है। लिखना कैसे चाहिए इसको? प्रामाणिक होना चाहिए, प्रामाणिक। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 66। संज्ञा का भेद नहीं होता। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। निजवाचक आपका जो होता है भैया ये सर्वनाम होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा बेभाव समास नहीं है? बताना। यथार्ह, प्रतिमास, प्रतिदिन, आय व्यय। और बताना कौन सा हो जाएगा इसमें कि समास नहीं है। तो 67 का डी हो जाएगा,
आय व्यय में अव्ययी भाव समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, पानी शब्द का वचन क्या है? एक वचन, बी सदा बहुवचन, सी बहुवचन, डी सदा एक वचन। तो 68 का पानी जो होता है वो सदा एक ही वचन होता है। अच्छा, आपको लग रहा हो एक वचन एक बार लिखा एक बार सदा एक वचन, तो सदा इसलिए कहा गया कि पानी शब्द ऐसा है जो सदा एक वचन ही होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 69 देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? बताना। आगरा, घर, चमकीला, लिखना। तो ए ऑप्शन जो आगरा है ये भी आपका संज्ञा है, सी ऑप्शन भी संज्ञा है, लिखना आपका क्रिया है, बचा आपका चमकीला और चमकीला आपका विशेषण। जब आपको ऐसा डाउट लगने लगे कि हमको चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा, तो आप पहले 3 ऑप्शन को काटिए, चौथा अपने आप निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, स्वर संधि का उदाहरण है, बताना। अन्वय है, किंचित है, तद्रुप है, नीरस है। तो आपका ये अन्वय जो है यण संधि है, और यण संधि किसके अंतर्गत आते हैं? स्वर संधि के। तो किंचित है ये आपका व्यंजन है, निह धन रस बराबर नीरस ये भी विसर्ग है आपका, और तद धन रूप बराबर तद्रूप ये सी और बी आपका व्यंजन संधि है, डी आपका विसर्ग संधि है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का। तो स्वर संधि है तो किसका मेल होगा? स्वरों का मेल होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ह्रस्व में, अनुनासिक में और अनुस्वार में कि प्लुत में? तो प्लुत में जो होता है दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा अधिक समय लगता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो विवृत स्वर इसके अंतर्गत नहीं आता। 73 का आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद होते हैं? तो 8, बी 14, सी 7, डी 10। तो कारक के विभक्तियों सहित बताना है आपको, तो 74 का हो जाएगा ए 8 होते हैं। अगला देखना, अपहरण में उपसर्ग है, बताना। उपसर्ग का मतलब होता है शब्द के पहले जुड़े, हरण, आ, रण, अप। तो 75 का कौन सा हो जाएगा? 75 का डी हो जाएगा, अपहरण में अप उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 76, अनु उपसर्ग से बना शब्द है? अनुचर, अनुपमा, अंतर, अनुत्तर। तो 76 का आपका ए हो जाएगा, अनुचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। 2, 4, 6, 8। तो 77 का कौन सा हो जाएगा? आपका 77 का डी हो जाएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो भैया 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, अग्रज का सही विलोम। अग्र माने पहले और जा माने उत्पन्न हुआ हो, जो पहले उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज। तो इसका सही विलोम आपका अनुज हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं भैया? तो कुल 11 सर्वनाम होते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष होता है, इसका मतलब ये नहीं सही। तत्पुरुष भी नहीं सही, द्विगु समास भी नहीं सही, क्योंकि द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, बेभाव समास। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, बिना विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है किसने? दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने, अभिनव गुप्त ने। तो 82 का फटाफट आंसर देंगे आप लोग, 82 का हो जाएगा बी, भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83, कौन सा पद विकृत नहीं होता? संज्ञा, अव्यय, विशेषण, क्रिया। अच्छा, विकृत का मतलब क्या होता है? कि शब्द विकार नहीं होता, तो अव्यय आपका विकृत नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अमीय, उलूक, इष्टिका, कुपुत्र। तो बताना कौन सा तद्भव है? 84 का बताएंगे आप लोग कि कौन सा हो जाएगा। 84 का ए हो जाएगा, अमीय। क्वेश्चन नंबर 85, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन किए प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सोमवार,
बी दया, सी निधि, डी आपका रक्षा। तो जिस शब्द में धा पे छोटी की मात्रा धी लिखा रहे शब्द के लास्ट में, वो आपका सदैव पुल्लिंग होता है। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है बताना। यातुधान, सुरारी, धूम्रकेतु, तमरिचर। तो 87 का कौन सा हो जाएगा? 87 का सी असुर का पर्यायवाची धूमकेतु नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 88, छंद से संबंधित गणों को सही संख्या है। गणों की सही संख्या क्या है? 6, बी 7, सी 8, डी 10। तो 88 का आपका हो जाएगा सी 8 है। 89 देखेंगे, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है बताना। राम आम खाता है तो राम के अकॉर्डिंग खाना है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। तो जब क्रिया के अकॉर्डिंग करता चले तो कौन सा वाच्य होता है भैया? आपका कर्तवाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताना। मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। तो 90 का फटाफट आंसर देंगे आप लोग। 90 का डी हो जाएगा। न्याय जो है पुल्लिंग शब्द होता है क्योंकि न्याय मिलता है, न्याय मिलती नहीं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। संज्ञा, बी परिमाण बोधक विशेषण, सी अव्यय, डी काल। तो 91 का कौन सा हो जाएगा? डी काल होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अंकुरित होना, अकड़ना, नीचे गिरना, अंगड़ाई लेना। तो 92 का आपका हो जाएगा ए, अंकुरब को खड़ी बोली में अंकुरित होना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को डांट डांट होने पर ही विवाह करना चाहिए। अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, अपने पैर पसारने के बाद, अपने पैरों पर खड़े होने पर, अपने मुँह मिट्ठू बनने पर। तो भाई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने पर तो कभी नहीं होगा। तो सी आपका हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़े होने पर ही शादी करना चाहिए। ये आपका 94 से 98 तक दिया गया। पहले ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद आंसर लगाइएगा। माना आज मशीन युग में समय बहुत महंगा है, लेकिन तुम थोड़ा अवकाश निकाली, तुमसे 2 बात करनी है। उम्र बहुत बाकी है लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है। एक स्वप्न मोती का है तो एक स्वप्न रोटी भी तो है। घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता है। सोया है विश्वास जगा लो, अब सबको नदियाँ तरनी है। मन छोटा करने से मोटा काम नहीं छोटा होता। नेह कोष को खुलकर बांटो, कभी नहीं टूटा होता। आंसू वाला अर्थ न समझे तो सब ज्ञान व्यर्थ जाएंगे। मत सच का आभास दबा लो, शाश्वत आग नहीं करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 94 है। आज के मशीनी युग में समय महंगा होने का क्या तात्पर्य है? व्यक्ति मशीनों से जुड़ गया है, व्यक्ति समय के साथ बंध गया है, व्यक्ति मशीनों का आविष्कार कर रहा है, व्यक्ति की उम्र मशीनों पर निर्भर है। तो 94 का कौन सा हो जाएगा भैया? 94 का बी हो जाएगा, व्यक्ति समय के साथ बंध गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, मोती का स्वप्न और रोटी का स्वप्न से क्या तात्पर्य है? वैभव युक्त जीवन व आवश्यकताओं की पूर्ति, मशीनी दिनचर्या व अवकाश, छोटी उम्र व बड़ी उम्र, महंगा व सस्ता। तो 95 का आंसर देंगे आप लोग। 95 का हो जाएगा ए, वैभव युक्त जीवन व आवश्यकताओं की पूर्ति। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, घुटने में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता। पंक्ति का भाव क्या है? तो देखिएगा, मानव वैभव युक्त जीवन जीता है, मानव की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, मानव निष्क्रिय होकर आगे नहीं बढ़ सकता है, मानव अमीरी व गरीबी के बीच में जीता है। तो 96 का कौन सा हो जाएगा भैया? सी, मानव निष्क्रिय होकर आगे नहीं बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 97, मन और स्नेह के बारे में कवि का क्या परामर्श दे रहा है? ए, मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए तथा स्नेह बांटने से कम होता है। बी, मनुष्य को स्नेह नहीं बांटना चाहिए क्योंकि मन कमजोर होता है। सी, मन और स्नेह परस्पर विरोधी होते हैं। डी, मन से हार नहीं माननी चाहिए तथा स्नेह बांटने से कम नहीं होता है। तो 97 का भैया डी हो जाएगा, मन से हार नहीं माननी चाहिए, स्नेह बांटने से आपका कम नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98,
सच का आभास क्यों नहीं दबाना चाहिए? बताएंगे इसका आंसर। इससे वास्तविक समस्याएं समाप्त नहीं होती है, इससे समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, इससे स्नेह बढ़ता है, इससे हमारी समस्याएं कमज़ोर हो जाती हैं। तो 98 का कौन सा हो जाएगा? ए। इससे वास्तविक समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अरविंद का बताएंगे आप लोग, ये हो जाएगा कमल है। आगे क्वेश्चन नंबर 100। छंद की हर व्यक्ति को चरण या पाद कहते हैं, गति कहते हैं, यति कहते हैं, गण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पाद कहते हैं। ये आपका 100 क्वेश्चन का प्रश्नोत्तरी समाप्त हुआ। आप लोग कितना कर पाए इसमें से वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो नए बच्चे हैं जिनको अभी टीजीटी मतलब टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ भी ना जानते हों और अप्लाई कर दिए हों या भी ना किए हों, तो वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते करते उनको ये आभास हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन यहीं से उठता है। तो बस आपको ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। द मास्टर प्रकाश क्लासेज आपके सदैव साथ है। तो जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।